नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। दिल्ली में बड़ा धमाका, योगी ने लिया बड़ा फैसला, इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 बड़े ऐलान भी किए हैं, जो आज से ही लागू हो चुके हैं। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूपी समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, ताकि आपको मिलती रहे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर। सबसे पहले आज की पहली खबर, योगी बोले कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उनके लिए देश में जगह नहीं। सीएम योगी ने बाराबंकी में कहा, कुछ लोग हैं जो रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। हम उनकी मंशा को समझे चुके हैं, ऐसे लोगों को पहचान लीजिए। ऐसे लोगों की जगह भारत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह समझने का विषय है कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वह भारत माता का विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में आतंकी की गर्लफ्रेंड के घर एटीएस का छापा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में एटीएस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एटीएस ने डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया है। शाहीन को फरीदाबाद से J&K पुलिस ने सोमवार को अरेस्ट किया था। वह डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। J&K पुलिस ने उसकी कार से AK-40 सब पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, दिल्ली ब्लास्ट से डरेंगे नहीं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, दिल्ली ब्लास्ट से डरेंगे नहीं। 150 किलोमीटर की पदयात्रा जरूरी पूरी होगी। कुछ कट्टरपंथी मजहबी लोग सनातनियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सनातनी डरने वाले नहीं है। पदयात्रा को धमाकों से डराने की कोशिश की जा रही है। हम इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं है, न ही उनके रीति रिवाज से हमें कोई परेशानी है। हमने सिर्फ अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए संदेश दिया है। बेटी तू दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी बुरके वाली मत बन। बांग्लादेशी रोहिंग्या की अवैध ठेलियों को रोकने की मुहिम शुरू। लखनऊ में अब कूड़ा उठाने वाले नगर निगम के ठेले रंग बिरंगे नजर आएंगे। निगम ने तय किया है कि अपने अधिकृत ठेलों को हरे और नीले रंग से रंगा जाएगा, ताकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के प्राइवेट और अवैध ठेलों की आसानी से पहचान की जा सके। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सभी अपर नगर आयुक्तों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि 1 महीने के भीतर करीब 10,000 ठेलों को रंगा जाए। इस पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्रावस्ती में लालच देकर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। श्रावस्ती के भयापुरवा गांव में हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश कुमार उर्फ गगलू पुत्र कुंदन और कुंदन पुत्र मनशाराम निवासी भयापुरवा के रूप में हुई है। दोनों को पुलिस ने 9 नवंबर को दबोचा था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने गांव के कुछ लोगों को गहने, धन, अनाज और खाद्य सामग्री का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। गांव के पास एक बगीचे में तंबू और कनात लगाकर सभा आयोजित की गई थी, जहां ईसाई दिल्ली ब्लास्ट। यूपी में आतंकी करीब टुंडा के घर छापा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी बीच एटीएस ने लखनऊ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में छापेमारी की है। सहारनपुर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों आतंकी अदील अहमद के करीबी बताए जा रहे हैं। लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के घर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले, हालांकि डॉक्टर नहीं मिला। मुजफ्फरनगर में एटीएस ने एक मदरसे में छापा मारा। यहां आतंकी सुलेमान और सोहेल के बारे में पूछताछ की गई। इसके अलावा पुलिस ने हापुड़ में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के घर पर छापेमारी कर उसके परिजनों से पूछताछ की। सुल्तानपुर में राहुल गांधी से मिलने वाले रामचेत का निधन। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा मोची से उद्यमी बनाए गए रामचेत का निधन हो गया है। उन्हें कैंसर हुआ था। राहुल गांधी उनके इलाज में मदद कर रहे थे। रामचेत पिछले कुछ महीनों से बिस्तर पर थे। उनका इलाज प्रयागराज में चल रहा था, लेकिन 1 महीने पहले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जिसके बाद उन्हें घर ले आया गया था। रामचेत के बेटे राघव राम ने मोबाइल पर राहुल गांधी को पिता के निधन की सूचना दी। राहुल गांधी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार परेशान न हो, कुछ लोग वहां जा रहे हैं और वह भी जल्द ही आएंगे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद आगरा में ताजमहल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पश्चिमी और पूर्वी गेट पर पुलिस हर व्यक्ति की चेकिंग के बाद ही एंट्री दे रही है। सोमवार शाम हुए बम धमाके के बाद ताजमहल में CISF के डॉग स्क्वाड के साथ ही बम निरोधक दस्ता BDS के साथ चेकिंग की गई। ताजमहल में मुख्य मकबरे के साथ ही उद्यान, प्रत्येक कमरे, डस्टबिन, ड्रेनेज, बाथरूम तक में चेकिंग की गई। आजम खान रामपुर में दोबारा जेल जाने से बचे। रामपुर में सपा के सीनियर लीडर आजम खान को बड़ी राहत मिली है। MP MLA कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में मंगलवार को उन्हें दोष मुक्त करार दिया है। आजम खान कोर्ट से बाहर आए तो उनके चेहरे पर सुकून था। अपने अंदाज में उन्होंने कहा, बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाह ही बेगुनाह साबित हुआ है। पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा किया, उन्होंने सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। आपका एक लाइक हमें और प्रेरित करता है। यूपी की ताजा खबरों के लिए लाइक और सपोर्ट जरूर करें। राम मंदिर ध्वजारोहण का देश भर में होगा लाइव प्रसारण। राम जन्मभूमि परिसर के ध्वजारोहण समारोह से जुड़ी तैयारियों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे कर रहे हैं। उत्सव के सफल आयोजन के लिए उच्चाधिकारी मंदिर ट्रस्ट से समन्वय स्थापित कर उनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले ध्वजारोहण को पूरे देश को दिखाने के लिए इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन सहित सभी प्रमुख समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। यूपी के इस जिले में 431 लोगों को सीएम आवास योजना से मिलेगा पक्का मकान। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जनपद के 431 लाभार्थियों को पक्का मकान मिलेगा। शासन स्तर से जनपद का लक्ष्य जारी कर दिया है। इसके बाद पात्रता के दायरे में आने वाले ग्रामीणों ने पोर्टल पर पंजीकरण शुरू कर दिया है। अभी 169 ने पंजीकरण कराया है। सभी 6 खंड विकास अधिकारियों को शेष लाभार्थियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। यूपी के पूर्व मंत्री चौधरी बशीर गिरफ्तार पत्नी को दिए वादे से मुकरने पर पुलिस ने पकड़ा पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक चौधरी बशीर को। पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की रकम जमा नहीं करने पर न्यायालय द्वारा वारंट जारी करने पर मंटोला पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बकाया 40,000 रुपए जमा करने के बाद अगली तिथि तक संपूर्ण बकाया जमा करने की शर्त पर न्यायालय ने उन्हें रिहा किया। मीडिया को देखकर रिहाई मिलते ही पूर्व मंत्री पीछे की ओर से साथी की स्कूटी पर बैठकर वहां से चुपके से निकल गए। यूपी में गन्ना किसानों के लिए आई बड़ी खबर। चालू पेराई सत्र 2025 से 26 में गन्ना किसानों को गन्ना पर्चियां केवल एसएमएस पर्ची के रूप में उनके मोबाइल नंबर पर ही भेजी जा रही है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल नंबर को चालू रखें। स्मार्ट गन्ना किसान एसएचजी के पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर की जांच कर लें। यदि नंबर गलत है तो संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक के माध्यम से सही मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। किसानों को एसएमएस के माध्यम से गन्ना पर्चियां भेजने की व्यवस्था पिछले साल लागू की गई थी। इसके लिए एसएचजी के पोर्टल पर गन्ना किसानों के मोबाइल नंबर पंजीकृत कराए गए हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भाजपा का जनजातीय गौरव अभियान। भाजपा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव अभियान के रूप में मनाएगी। 12 से 15 नवंबर तक सभी जिलों में जनजातीय स्मारकों पर स्वच्छता अभियान, दीपोत्सव और पुष्पार्चन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के तहत प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 को सोनभद्र में भव्य जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन होगा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद सामने आया पिता का पहला रिएक्शन। फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में उनके परिवार पर जैसे वज्रपात हो गया। लालबाग स्थित उनके आवास और डालीगंज में पुराने घर पर पुलिस की हलचल से पूरा इलाका चर्चा में है। शाहीन के पिता ने जब अपनी बेटी की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वे बार बार यही कहते रहे, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने जिंदगी लोगों की सेवा में लगाई, मुझे नहीं लगता वह किसी गलत काम में शामिल हो सकती है। थानेदार के सरकारी आवास में 35 लाख की चोरी। यूपी के हरदोई में सवायजपुर थाने के प्रभारी प्रिंस कुमार के पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास से 35 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी हो गए। उन्होंने सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। मंगलवार को मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस कप्तान ने लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष पद पर चयन के लिए पात्रता को विस्तारित किया गया है। अब राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर होने या इस पद पर रह चुके व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई। इस पद पर एक वरिष्ठ पूर्व आईपीएस अधिकारी को लाए जाने की चर्चा है। योगी सरकार की नई व्यवस्था से और आसान होगी जमीनों की रजिस्ट्री। योगी सरकार जमीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए स्टैंप ड्यूटी देने के लिए सर्किल रेट स्वयं तय करने की सुविधा आम लोगों को दे दी है। इससे उन्हें वकीलों और बिचौलियों के झंझट से मुक्ति मिलेगी। पूरे प्रदेश में अब सर्किल रेट केवल 3 मानकों नगरीय, अर्ध नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से तय होंगे। सर्किल रेट निर्धारित करने के लिए 45 तरह की श्रेणियों को घटाकर मात्र 15 कर दिया गया है। 10 लाख रुपए की वसूली में गोंडा के बीएसए पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी में गोंडा जिले के बीएसए पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक टेंडर प्रक्रिया में 10 लाख रुपए की वसूली किए जाने तथा पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही करने एवं शिथिलता बरतने के आरोप में गोंडा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार की देर शाम को बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय ने इस संबंध में शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया।
फिर विवादित बयान देने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए उन्हें देशद्रोही बताया और यहाँ तक कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना गद्दारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। यूपी में नया ठिकाना बनाना चाहते थे आतंकी। दिल्ली विस्फोट के बाद एक्शन तेज गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े। तीनों आतंकियों के खतरनाक मंसूबे थे। इस बार पाकिस्तान में बैठे आकाश शामली और लखीमपुर खीरी के 2 युवकों को जाल में फंसाकर यूपी को अपना नया ठिकाना बनाना चाह रहे थे। यही वजह थी कि गिरफ्तार सुहेल और आजाद सैफी लखनऊ की कई बार रेकी कर चुके थे। दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यूपी के कई युवाओं को अपने साथ जोड़ भी लिया था। इनके खतरनाक इरादों को देखते हुए यूपी एटीएस के साथ ही खुफिया एजेंसी और यूपी पुलिस भी अलर्ट हो गई है। सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। यूपी के इस जिले के मस्जिदों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सोमवार को कुल 17 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई उच्चतम न्यायालय और प्रदेश सरकार के निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में की गई है। देहरादून में लड़ाकू विमान सुखोई की इमरजेंसी लैंडिंग। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस फाइटर जेट ने बीते कल यानी सोमवार को बरेली से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक उड़ान के दौरान विमान के एक इंजन से तेल का रिसाव शुरू हो गया था, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ से यह कदम उठाया। लखनऊ में विदेशी मरीजों के इलाज की देनी होगी डिटेल लखनऊ के निजी अस्पतालों में। अब विदेशी मरीजों के भर्ती होते ही इसकी जानकारी सीएमओ ऑफिस को देना होगा। इसे लेकर सीएमओ ऑफिस के जरिए सभी अस्पतालों को पत्र भेजा गया है। इसका सख्ती से अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अफसरों का कहना है बड़ी तादाद में नेपाल के रास्ते मरीज लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराते हैं। इसका कोई भी रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है। सुरक्षा को लेकर यह निर्देश शासन के जरिए जारी हुआ है। दाल मंडी की कपड़ा मार्केट में आज नहीं चला बुलडोजर। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में आज यानी मंगलवार को कपड़ा मार्केट में बुलडोजर चलना था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी है। इससे पहले मंगलवार दोपहर वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम दाल मंडी पहुंची। माइक से 4 से 5 मकान मालिकों को नोटिस पढ़कर सुनाया। नोटिस की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। मंगलवार देर रात तक टीम मौजूद रही थी, लेकिन तब ध्वस्तीकरण नहीं हो सका था। बीजेपी विधायक ने सरयू नदी में छोड़ी 2 लाख मछलियां। मऊ जिले के दोहरी घाट क्षेत्र स्थित जानकी घाट पर मंगलवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबन से भाजपा विधायक रामविलास चौहान और सहायक निदेशक मत्स्य विनोद कुमार वर्मा ने सरयू नदी में 2 लाख मछली के बच्चे छोड़े। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के सहयोग से संपन्न हुआ। अनुप्रिया के विधायक बोले जूते उतार कर मारूंगा। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा मंगलवार को के अधिशासी अभियंता कमल किशोर पर बिफर पड़े। उन्होंने रेस्ट हाउस में कमल किशोर को जमकर फटकारा। विधायक विनय ने कहा बुलाने पर नहीं आते, सही से काम नहीं करते, जूते उतार कर मारूंगा। तुम भ्रष्टाचार फैला रहे, जनता सवाल मुझसे कर रही, तुम मेरा फोन नहीं उठाते, मेरी विधानसभा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर जनता के पैसों से खिलवाड़ हुआ तो तुम्हें नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा। हम किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। नगर निगम के 100 बड़े बकायेदारों को कुर्की वारंट जारी। आगरा नगर निगम प्रशासन ने बड़े गृहकर बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। गृहकर जमा न करने वाले बड़े बकायेदारों को खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन संपत्ति स्वामियों या कारोबारियों ने डिमांड नोटिस मिलने के बावजूद 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया है, अब उनके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तंबाकू नियंत्रण टीम ने 6 दुकानों पर लगाया जुर्माना। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बागपत में कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर रोबिन चौधरी के नेतृत्व में टीम ने बड़ौद के दिगंबर जैन इंटर डिग्री कॉलेज के पास दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान धूम्रपान से संबंधित सामग्री बेचने वाली 6 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई धारा 6A के तहत की गई। टीम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि भविष्य में धूम्रपान सामग्री पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम में मनीष कुशवाहा, विनीत कुमार और हरेंद्र सिंह भी शामिल थे।
डीआईजी गोरखपुर ने देवरिया में अपराधों की समीक्षा की। देवरिया गोरखपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी एस चन्नप्पा ने मंगलवार को देवरिया में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों को जिले में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। हाथरस जिलाधिकारी का सख्त आदेश। हाथरस में जिलाधिकारी ने अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना पूर्व अनुमति या सूचना के मुख्यालय से बाहर रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद हुई समीक्षा बैठकों में पाया कि कुछ अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहते हैं। अयोध्या में नकली यूरिया फ्लूइड फैक्ट्री का भंडाफोड़। अयोध्या में पुलिस प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने एक नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री BS6 गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला नकली यूरिया फ्लूइड बना रही थी। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से बरामद इस्तेमाल होने वाले सामानों को कब्जे में ले लिया है। जांच में सामने आया है कि यह फैक्ट्री पिछले 2 वर्षों से संचालित हो रही थी और इसकी भनक किसी को नहीं लगी थी। यह अवैध कारोबार मिल्कीपुर तहसील के इनायत नगर थाना क्षेत्र के बसवार कला पूरे केशव तिवारी गांव में चल रहा था। मैनपुरी में 445 वाहनों के चालान, 4,65,000 रुपए जुर्माना। मैनपुरी में सड़क हादसों को कम करने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने 445 वाहनों के चालान किए और कुल 4,65,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसके अतिरिक्त 16,000 रुपए का समन शुल्क भी एकत्र किया गया। यह अभियान यातायात माह नवंबर के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में प्रतिदिन 400 से अधिक वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। अभियान का मुख्य लक्ष्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और उनका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना है। दिल्ली बम विस्फोट के बाद मुजफ्फरनगर में सुरक्षा प्लान लागू। दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद मुजफ्फरनगर जिले में त्रिस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे लोगों के सत्यापन और नई जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के साथ साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों की पहचान के लिए पार्किंग स्थलों की भी जांच की जा रही है। दिल्ली विस्फोट के बाद नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए कार विस्फोट की घटना के बाद भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल SSB ने सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित करते हुए आवागमन पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। बलरामपुर की कोयलाबाज सीमा चौकी पर SSB के जवान पूरी मुस्तैदी से जांच अभियान चला रहे हैं। सीमा पार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, वाहन और माल की गहन तलाशी ली जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों या अवैध वस्तुओं का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड और अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। बागपत नगर पालिका ने बाजार से हटाया अतिक्रमण। बागपत नगर पालिका परिषद की टीम ने मंगलवार को EOK के भड़ना के नेतृत्व में नगर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क, फुटपाथ और नालों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। EOK के भड़ना ने बताया कि लंबे समय से बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़कों पर सामान रखने और ठेलों के खड़े होने से आमजन को आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी। इन शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए यह कार्रवाई की है। बाराबंकी में किसान यूनियन कार्यकर्ता रोके गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाराबंकी जिले के फतेहपुर क्षेत्र के कुर्सी कस्बे में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की समस्याओं से जुड़ा 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें फतेहपुर के पटेल चौराहे पर ही रोक दिया। गुलावठी में गुड़ बनाने में प्रतिबंधित केमिकल का प्रयोग। बुलंदशहर के गुलावठी ब्लॉक में गुड़ और शक्कर की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में टीम को कोल्हू पर प्रतिबंधित केमिकल का प्रयोग होते मिला। टीम ने गुड़ के 2 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम ने गुलावठी ब्लॉक के गांव कोटा और सनौटा में कोल्हू और क्रशरों पर छापा मारा। इस दौरान 3 कोल्हू की जांच की गई और गुड़ के 2 नमूने लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया है। डीएम ने बाल श्रम टास्क फोर्स की ली बैठक। कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की पहली बैठक मां मुक्तेश्वरी सभागार माती में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद को दिसंबर 2026 तक बाल श्रम मुक्त कराना है। यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके तहत प्रदेश को दिसंबर 2027 तक बाल श्रम मुक्त किया जाना है। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर 2025 को जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया था। बैठक में सहायक
श्रमायुक्त राम आशीष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली ब्लास्ट में मुकदमेबाजी नहीं, एक्शन चाहिए करणी सेना की छवि देश में उपद्रव वाली मानी जाती रही है, लेकिन करणी सेना अब देश में एक पार्टी बनकर उभरेगी। सेना उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। ये देश में पहली बार होगा जो पार्टी देश में हिंदुत्व के लिए खड़ी रहती थी, वो अब चुनावी मैदान में उतरेगी और लगभग 100 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी। मंगलवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू संवाद से समाधान को संबोधित करने के लिए आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने ये जानकारी दी। सीएम योगी सोनभद्र को देंगे करोड़ों की सौगात। सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पहुंचेंगे। इस दौरान वे करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह जानकारी समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने बैठक की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चौपन रेलवे ग्राउंड पर आयोजित जनजाति स्वाभिमान सम्मेलन में शामिल होंगे। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा। एडीजी बोले, संदिग्ध दिखे तो तत्काल 112 पर सूचित करें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी अलर्ट मोड पर है। खासकर मेरठ जोन में सतर्कता बढ़ाई गई है, क्योंकि इसमें शामिल 7 जनपद एनसीआर में आते हैं। तमाम एजेंसी 24 घंटे सजग रहकर काम कर रही हैं। ऐसे में अब एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने अब आमजन से भी सहयोग मांगा है। उन्होंने अपील की है कि अगर कहीं भी कोई संदिग्ध दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें। ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जिसमें सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इटावा में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज पर रोक। धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर इटावा पुलिस ने जिले भर में सघन अभियान चलाया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में की गई। न्यायालय और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीमों ने जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगे 277 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की। इनमें से 225 लाउडस्पीकर सक्रिय रूप से उपयोग में पाए गए। कायमगंज चीनी मिल में 16 नवंबर से पेराई शुरू होगी। फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित चीनी मिल में आगामी पेराई सत्र 16 नवंबर से शुरू होगा। मिल प्रबंधन ने इस बार 17 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मिल में तैयारियां जोरों पर हैं। मिल हाउस में लगी मशीनों की मरम्मत और सफाई का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। शेष 10% रंगाई पुताई का कार्य अंतिम चरण में है। मिल प्रशासन को नए सत्र की तैयारियों के लिए मिल संघ से 80 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी। चीनी की गुणवत्ता सुधारने के लिए मिल हाउस में तकनीकी उन्नयन भी किया जा रहा है। भदोही में 22 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन कटे। भदोही में मंगलवार को विद्युत विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 22 बड़े बिजली बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए। अभियान में विभाग ने लगभग 1.25 लाख रुपए की वसूली भी की, जिससे नगर में हड़कंप मच गया। टाउन फीडर के अवर अभियंता मनोज कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने नगर के विभिन्न मोहल्लों में घर घर जाकर बिजली बिलों की जांच की। टीम ने उन उपभोक्ताओं से बकाया बिल जमा कराए जिन पर लंबे समय से भुगतान लंबित था। लखीमपुर खीरी में 101 बेटियों को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल ड्राइविंग माई ड्रीम के तहत 101 बालिकाओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किए गए। यह कार्यक्रम 11 नवंबर को एआरटीयू कार्यालय में आयोजित किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भरता की नई दिशा देना है। इस अवसर पर बालिकाओं में आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से देखा गया। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि ड्राइविंग केवल एक कौशल नहीं बल्कि आत्मविश्वास की उड़ान है। उन्होंने सभी बालिकाओं को सड़क सुरक्षा का संकल्प दिलाते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को आदत बनाने पर जोर दिया। यूपी के 5 जिलों में 6 परियोजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा ने प्रदेश की 6 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजना बरेली, कानपुर नगर, नोएडा, लखनऊ और वाराणसी की है। इन परियोजना में 863.94 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इन योजनाओं के तहत 1470 वाणिज्यिक और आवासीय यूनिट्स विकसित की जाएंगी। फतेहपुर में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शासन के निर्देश पर धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में चले इस अभियान में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 43 अवैध लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए। इसके अतिरिक्त 78 लाउडस्पीकरों की आवाज को निर्धारित मानक के अनुरूप कम कराया गया। यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत की गई है।
दिल्ली बम धमाके पर मुस्लिम जमात ने की अपील। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बयान जारी किया है। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। मौलाना रजवी ने दिल्ली धमाके को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग की ताकि यह पता चल सके कि भारत के भीतर या बाहर कौन सी ताकतें ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। इटावा पुलिस ने 101 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए। इटावा पुलिस ने चोरी और गुम हुए 101 मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर सर्विलांस सेल और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न कंपनियों के ये फोन बरामद किए। इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। बरामद मोबाइल फोन पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। श्री कृष्ण जन्मभूमि सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण बैठक लगभग 4 घंटे तक चली। इसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। तौकीर रजा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। तौकीर रजा की आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई, जिसमें तौकीर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अब 25 नवंबर को कोर्ट में उनकी पेशी होगी। 26 सितंबर को तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने तौकीर रजा को बरेली बवाल का मास्टरमाइंड घोषित किया था। उनके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।